जो हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन आया है वो है एनजीओ जो होते हैं, गैर सरकारी हमारे संगठन हैं, उनको पूछ रहा है वित्तीय अनुदानों की प्राप्ति का क्या प्रावधान होता है। जैसे आप जानते हैं कोई भी काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो जो हमारे एनजीओ हैं, ठीक है ना, गैर सरकारी संगठन है, उनको वित्तीय अनुदानों की प्राप्ति का क्या प्रावधान है। यानी जो हमारे एनजीओ होते हैं, गैर सरकारी संगठन होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो सेवा वाले काम करते हैं, कल्याणकारी काम करते हैं, ठीक है, समाज का कल्याण का काम करते हैं, पर्यावरण के लिए काम करते हैं, कोई भी समाज में समस्या देखते हैं तो कोई जैसे एनजीओ होता है तो वो करने के लिए आता है, और उसी जो एनजीओ का गठन होता है वो समाज सेवा के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की प्रगति के लिए ही होता है, उसी उद्देश्य से किया जाता है। लेकिन कोई भी काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो कुछ पैसा यानी मूलतः जो ज़्यादातर पैसा होता है तो निजी जो चीज़ें होती हैं उससे भी प्राप्त हो जाता है। जैसे कि इसको पैसे प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कोई किसी ने स्टार्ट किया, जैसे मान लो आप ही स्टार्ट करना चाहते हो कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई शाम को भूखा नहीं सोएगा, आसपास के इलाके में मान लीजिए सही सिस्टम नहीं है, गरीब लोग रहते हैं तो कोई भूखा नहीं सोएगा, तो उसके लिए शाम को एक एक दो दो रोटी हम क्या करेंगे कि सब जगह से जहाँ जहाँ बचा हुआ होगा, कोई होटल होगा वहाँ से मांग लेंगे जो बचा हुआ होगा, और अपने यहाँ से प्रबंध कर लेंगे और बांट देंगे। तो आपने इसके लिए एक एनजीओ बना लिया, लोगों से पैसा, तो आपको पैसे की ज़रूरत होगी तो कुछ पैसा तो आपके पास होगा जो आपका पुश्तैनी होगा, ठीक है, कुछ आपके दोस्तों के पास होगा, मिला के आप कर दोगे। लेकिन आपको पूरा जो अगर बड़े स्तर पर बड़े लेवल पे काम करना है तो केवल इसी से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ सरकार से भी मांगना पड़ेगा। तो सरकार भी आपको कुछ पैसा, ऐसे जो संगठन होते हैं जो समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं, किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए काम करते हैं, तो सरकार भी उनको कुछ सहायता देती है, उसको कहते हैं सरकारी अनुदान। कुछ इनको ऐसे जो अनुदान होते हैं उनको जो विदेशी संस्थान होते हैं, जो विदेशी जो कल्याणकारी संस्थान होते हैं, जैसे जैसे जो हमारा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है ना, वो बहुत सारे कल्याणकारी काम करता है। इसी प्रकार से अनगिनत अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं जो ये काम करते हैं, मतलब जो कुछ कल्याणकारी काम कर रहा होता है, अच्छा काम कर रहा होता है, उसमें सहायता करने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी इनको कुछ बहुत सपोर्ट मिल गया, अगर मिलने वाला होता है, मान लो इनको पैसा अलग अलग तरीके से इसी तरीके से मिलता है, ठीक है ना। तो उसी तरह इसमें बताया गया है, तो जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, जो एनजीओ होते हैं, उनको अपना काम करने के लिए, अपने जो कल्याणकारी काम होते हैं, समाज का विकास करना होता है, उसके लिए जो वित्तीय अनुदान इनको प्राप्त होते हैं, इनकी प्राप्ति का क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं हम किताब में क्या दिया हुआ है। किसी भी कहे तो सबसे पहले चीज़, अगर उत्तर इसमें लिखना होगा तो आप जब मूल जो उत्तर लिखेंगे तो उसमें पूछ रहा है गैर सरकारी संगठन और वित्तीय अनुदान की प्राप्ति के प्रावधान। तो सबसे पहले गैर सरकारी संगठन की परिभाषा लिख देंगे, फिर इधर लिख देंगे वित्तीय अनुदानों की प्राप्ति का प्रावधान। ऐसे किताब में क्या दिया, किसी भी गैर सरकारी संगठन को अपने कार्यक्रमों के संचालन के लिए पूंजी की, धन की आवश्यकता होती है। मैंने कोई भी काम करना चाहते हैं उसके लिए पैसे की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अंत में इस धन की आवश्यकता की जो पूर्ति होती है वित्तीय अनुदानों से होती है। गैर सरकारी संगठन जो होते हैं, ठीक है, जो एनजीओ होते हैं, जो हमारे गैर सरकारी संगठन है, अर्थात जो एनजीओ होते हैं, सरकारी और निजी स्रोतों से सहायता प्राप्त जो राशि से अपने संगठन का संचालन करते हैं। यानी कोई भी जो एनजीओ है उसको अपने कार्यक्रमों को संचालन करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, और ये पूंजी, ये धन उसको कहाँ से मिलता है, वित्तीय अनुदानों से मिलता है। वित्तीय अनुदान दोनों तरीके से हो सकता है, जैसे सरकारी स्रोत से भी हो सकता है और निजी स्रोत से भी उसको प्राप्त हो सकता है। केंद्र एवं राज्य सरकारों के पास वित्तीय संसाधन सीमित होते हैं, यानी सरकार के पास जो पैसा होता है वो सीमित होता है। इसीलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अधिक से अधिक लोगों द्वारा संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए। इसलिए ऐसे समस्त गैर सरकारी संगठन जो सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं उन्हें ही वित्तीय अनुदान दिया जाता है। यानी जो केंद्र सरकार तो चाहती है, राज्य सरकार तो चाहती है, यानी सरकारें चाहती हैं कि जो भी कल्याणकारी काम कर रहा है हम सबको अनुदान दे, सबको सहायता दे कि लो और करो काम, लेकिन उनके पास भी संसाधन सीमित होते हैं। तो जो कुछ चुनिंदा जो एनजीओस होते हैं, जो कुछ उनकी शर्तों को, कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं, उनको दिया जाता है। यानी सीधी सी बात इसमें यह कहा जा रहा है, केंद्र और राज्य सरकारों के पास संसाधन सीमित है, इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि अधिक से अधिक लोगों द्वारा संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया, कैसे सुनिश्चित किया जाए। इसलिए क्या करती है, जो सरकारें होती हैं, ऐसे समस्त गैर सरकारी संगठन जो सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं उन्हें ही वित्तीय अनुदान दिया जाता है। अब सरकार क्या पात्रता रखती है, क्या अनुदान की शर्तें रखती है, यानी सरकार कहेगी देखो हम पैसा तो दे देंगे लेकिन ये शर्तें इनको
पालन करना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। तो वित्तीय अनुदान कोई भी जो गैर सरकारी संगठन है वो पाना चाहता है, तो उसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित प्रमुख शर्तें एवं पात्रता क्या होती हैं। तो सबसे पहले ऐसी सरकार क्या पात्रता रखती है, क्या शर्तें रखती है कि ये गैर लाभकारी प्रकृति का होना चाहिए। यानी जो भी आप गैर सरकारी संगठन बना रहे हो अलाभकारी प्रकृति का होना चाहिए। यानी इसका उद्देश्य कहीं भी पैसा कमाना नहीं होना चाहिए कि पता चले आप पैसा, ज़्यादातर पैसा अपनी जेब में रख ले रहे हो, कल्याण के लिए काम नहीं कर रहे हो। आपको अलग अगल बगल से कोई दान दे रहा है, कोई दान पेटी में आपके पैसा आ रहा है, कोई कल्याण के लिए आपको पैसा दिया था, आपने घर में सोफा खरीद लिया, फॉर्चूनर खरीद लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपका गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ है, वो अलाभकारी प्रकृति का होना चाहिए, तभी सरकार इस बारे में सोचेगी। आप ना आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है ना। आप जो भी एनजीओ बनाए हैं उसका एक निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए कि आप इस क्षेत्र में काम करना चाहते हो। अगर आप सफाई के क्षेत्र में काम करना चाहते हो, अगर बच्चों के कल्याण के लिए काम करना चाहते हो, महिला समर्थन के लिए महिला सशक्तिकरण के लिए आप करना चाहते हो, आप वंचित वर्ग के उत्थान के लिए काम करना चाहते हो, तो कोई भी करो। तो आपके जो संविधान होगा, जो हमारा जो एक एक जो एनजीओ बनते हैं उनका एक संविधान होता है, एक पूरा नियम बनाया जाता है कि इसके अनुसार जो एनजीओ होगा उसका संचालन होगा। तो उसमें उसके उद्देश्य पूरी तरह से निर्धारित होनी चाहिए, उसका अपना संविधान होना चाहिए, उसमें अपने उद्देश्य होने चाहिए, उसको कानूनी मान्यता होनी चाहिए, ठीक है ना। उसको कानून, किसी कानून के तहत उसका पूरा प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं, यानी सरकार कह रही है कि देखो ये फॉर्मेलिटीज़ हैं, आप जब इनको पूरा कर लोगे, ये औपचारिकताएं हैं, ये पूरा कर लोगे। किसी खास एनजीओ जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं तो उनको अलग अलग जो अधिनियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, उनके तहत उनको रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, पंजीकृत कराया जाता है रजिस्ट्रार के पास। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि सरकार उन्हीं को जो अनुदान देती है जिनको क्या होता है, जो अलाभकारी प्रकृति के होते हैं, जिनका अपना उद्देश्य होता है, संविधान होता है, जिनको कानूनी मान्यता प्राप्त होती है, वो किसी उपयुक्त कानून के तहत पंजीकृत होते हैं, जिनका अभिलेख संधारण होता है, यानी उनका अकाउंट मेंटेन होता है। ये नहीं कि पता चले उनको पैसा मिला था, कोई लिखा ही नहीं है पहले से, कितना मतलब कितना आया था, कितना उन्होंने खर्च किया, कितना लोगों के कल्याण में लगाया है, कितना अपने पास रखा है, कितना प्रशासन में, कुछ पता ही नहीं है। तो अभिलेखी संधारण अच्छा होना चाहिए, तभी सरकार इस बारे में सोचेगी और देगी भी। तटस्थता होनी चाहिए, किसी पार्टी से जुड़ा नहीं होना चाहिए कि पता चले किसी पार्टी से जुड़कर किसी पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है। ये तटस्थ होना चाहिए, केवल सेवा भाव के लिए होना चाहिए। इसका जनता से जुड़ाव होना चाहिए, जमीनी स्तर पर जुड़ा होना चाहिए और लोगों की इसमें भागीदारी होनी चाहिए, लोग इसमें भागीदारी करनी चाहिए। ये अपनी प्रकृति में ईमानदार होना चाहिए, बेईमान नहीं होना चाहिए, प्रबंधन इसका अच्छा होना चाहिए, तभी सरकार देगी। यानी इतनी शर्तें अगर कोई एनजीओ पूरी करता है तो सरकार उसको अनुदान देती है समय समय पर। अगर उसका जो पैसा होता है, ज़्यादा होता है संसाधन, तो देती है, ठीक है। किसी भी गैर सरकारी संगठन के संचालन के लिए कोष का गठन किया जाता है, यानी एक कोष बनाया जाता है। जैसे कोई हमारा कोष, जैसे अकाउंट एक कोष बना लिया, जैसे आपने कुछ करना चाहते हैं, एक संगठन बना लिया, उसका रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया, नाम भी रख लिया, उसका संविधान भी बना लिया, उसके नियम भी निर्धारित कर दिए, उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, ये सारे बना लिए, कार्यकर्ता भी डिसाइड कर दिए। लेकिन फिर आपको इसके चलाने के लिए पैसे की जरूरत होगी, तो उसके लिए एक कोष बनाया जाएगा। और कोष बनाने के लिए क्या करेंगे, या तो अपने पास कोई तिजोरी रख लेंगे, तिजोरी भी रख सकते हैं, एक अकाउंट बना देंगे। सरकार क्या करेंगे, एक क्या कहते हैं, किसी बैंक में या कई बैंकों में एक खाता खोल दिया जाएगा। उससे क्या होगा, इसका एक कोष बनाया जाएगा और इस कोष में धनराशि प्राप्त करने के लिए मुख्य दो स्रोत होते हैं, कुछ आंतरिक स्रोत होते हैं, कुछ बाह्य स्रोत होते हैं। यानी किसी भी गैर सरकारी संगठन एनजीओ का संचालन करने के लिए क्या किया जाता है, एक कोष का गठन किया जाता है। फिर कोष में दो तरीके से धनराशि प्राप्त होती है। कैसे, एक आंतरिक स्रोत से होती है, एक बाह्य स्रोत से होती है। आंतरिक स्रोत क्या होते हैं, बाहरी स्रोत क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले बाहरी स्रोत के बारे में बात करें, जैसे विदेशी स्रोत। बाहरी स्रोत के अंतर्गत विदेशी स्रोत होता है और देश के भीतर भी कई लोग स्रोत देते हैं, ठीक है ना। और ठीक है, तो बाहरी स्रोत के अंतर्गत विदेशों, यानी विदेशों में भी कई सारे ऐसे संगठन होते हैं, कई सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत अमीर हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, जैसे बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वो लोगों के कल्याण के लिए काम करता है। तो विदेशों से भी इन एनजीओ को सहायता प्राप्त होती है, ठीक है ना। अब मान लो कोई हमारे देश में कोई बच्चों के कल्याण के लिए, अनाथ बच्चों के स्कूल खोलने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए कोई स्कूल खोलने जा रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा कोई संगठन है, कोई व्यक्ति है जो काम कर रहा है इसी तरह के कल्याण के लिए, तो वो यहाँ के संगठन को, उसका भी उद्देश्य वही है, तो वो पैसा देगा यहाँ पर। तो इसीलिए कहते हैं विदेशों से भी पैसा प्राप्त होता है, विदेशी स्रोत। देश के भीतर भी इनको कई तरीके से पैसा मिलता है, ठीक है ना। देश के भीतर कैसे, इनको बाहरी स्रोत के अंतर्गत
आंतरिक स्रोत क्या होता है? आंतरिक स्रोतों के अंतर्गत एक सरकार पैसा देती है, ये आंतरिक स्रोत हो गया। वस्तु के रूप में दान मिल जाता है कभी कभी। अशासकीय अनुदान मिलता है, यानी अशासकीय अनुदान का मतलब इनसे इनको क्या मिलता है, जैसे मैंने इनका पैसा का फंड का स्रोत क्या हो सकते हैं। मान लो इन्होंने संगठन बनाया और संगठन में सभी जो सदस्य शामिल होते हैं उनके लिए सदस्यता शुल्क निर्धारित कर दिया कि आप इस पार्टी का या इस संगठन का, इस एनजीओ का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको 90 रुपया जमा करने होंगे, 180 रुपया जमा करने होंगे, 2000 रुपया जमा करने होंगे। तो जो सदस्यता शुल्क से पैसा आया वो भी तो इसके कोष में जमा होगा। एक प्रायोजक शुल्क होता है कि मतलब कोई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए प्रायोजक शुल्क लगता है। उत्पाद के विक्रय से प्राप्त लाभ होता है। मान लो कोई जैसे एनजीओ है, एनजीओ का जो मूल संगठन है वो क्या कर रहा है, कोई हॉस्पिटल चला रहा है, ठीक है ना, कोई आई स्पेशलिस्ट जैसे आँख का ऑपरेशन कर रहा है या किडनी का ऑपरेशन करने के लिए कोई हॉस्पिटल चला रहा है या कोई चीज़ बना के बेच रहा है, तो उस उत्पाद की विक्रय करने के बाद में जो लाभ प्राप्त होगा वो भी इनके कोष में जमा होगा। मान लो इनकी कुछ पूंजी है वो बैंक में जमा है तो उस पर भी कुछ लाभ प्राप्त होगा, कुछ ब्याज प्राप्त होगा, तो जमा पूंजी पर जो ब्याज प्राप्त होता है वो भी इसमें कोष में शामिल होता है। सामुदायिक सहयोग, आसपास के लोग भी मदद कर सकते हैं कि भाई हम भी लो, तुम भी अच्छा काम कर रहे हो, भला काम कर रहे हो, लो पैसा ले लो, यानी सामुदायिक सहयोग हो सकता है। व्यक्तिगत दान हो सकता है, कोई दे सकता है, ठीक है ना। अब देश के भी जो बाह्य स्रोतों के अंतर्गत हमने देखा था विदेशों से प्राप्त होता है स्रोत, और देश के भीतर भी कई लोग दान देते हैं। जैसे कोई निगम है, कोई बड़ी कंपनी हो गई, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, उनमें एक कॉन्सेप्ट है सी एस आर का यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका ये होता है। तो इसके माध्यम से क्या होता है, जो बड़े बड़ी कंपनियां होती हैं उनका 2% हिस्सा, 1% जो लाभ का होता है वो जो कल्याणकारी काम होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे कुछ डिसाइड होते हैं तो उनमें खर्च करना होता है। तो जो कंपनियां होती हैं वो तो सीधे कभी करती नहीं है, मतलब बहुत कम ही होती है जो सीधे करती हैं, स्कूल खोलती हैं या बच्चों के लिए कल्याण, क्योंकि उनके लिए बहुत आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। तो वो क्या करती हैं, जो इस क्षेत्र में जो एनजीओ काम कर रहे होते हैं तो उनको पैसा दे देती हैं, ठीक है ना। तो देश के भीतर से कहाँ से इनको पैसा मिलता है, कोई निगम है, कोई निकाय है, कोई औद्योगिक घराना हो गया, किसी प्रायोजित कार्यक्रम से धन अर्जन हो जाता है। विज्ञापन द्वारा, मान लो एनजीओ कहीं जा रहा है, कोई बस है, इसकी कोई प्रोग्राम आयोजित किया तो वहाँ पे निरमा, साबुन, तेल, ऐसा कोई प्रोडक्ट होगा, इंटरनेट होगा, कोई प्रोग्राम होगा, कोई कोई ओटीटी पर रिलीज हुई पिक्चर होगी, उसका विज्ञापन कर देगा अपने आप, वो पेंट वेंट करके रखेगा, ठीक है ना। तो उससे भी इसको कुछ पूंजी प्राप्त हो जाएगी। स्मारिका प्रकाशन, मान लो कोई किताब या कोई भी चीज़ का प्रकाशन कर रहा है उससे पैसा प्राप्त होगी। कोई न्यास होता है, ट्रस्ट वगैरह होता है, उससे पैसा प्राप्त हो सकता है। व्यक्तिगत दानदाता कोई दे सकता है। पेटी रखी है बाहर, उसमें जो पैसा जमा होता है उससे। पर्यटक एवं अतिथियों से प्राप्त धन, मान लो इनको कोई देखने आया है उससे पैसा प्राप्त हो सकता है। मान लो इसने कोई पार्क बनाया हुआ है, पार्क कोई देखने आया है, उससे पैसा मिलेगा। पोषक या जनक संगठन, मान लो इसको बनाने वाला जो संगठन होगा वो भी कुछ पैसा दे सकता है कभी कभी। तो ये इसके जो गैर सरकारी संगठन होता है उसके वित्तीय अनुदान या पैसा प्राप्त करने के इसके स्रोत होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से हम देखते हैं गैर सरकारी संगठन की राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को चरितार्थ करने में प्रभावी भूमिका होती है। यानी एनजीओ होते हैं तो राज्य का काम होता है समाज का कल्याण करना, देश का कल्याण करना, तो लेकिन इसको चरितार्थ करने में जो एनजीओ होते हैं प्रभावी भूमिका निभाते हैं, यानी एक हिसाब से सरकार की सहायता करते हैं समाज का कल्याण करने में। राज्य के प्रयासों के साथ साथ लक्षित समूहों की, अगर लक्षित समूहों की सहायता करना है तो उसमें क्या होगा, राज्य के प्रयासों के साथ साथ इन स्वैच्छिक संगठनों की सेवाएं अपरिहार्य होती हैं, यानी बहुत जरूरी होती हैं। इन संगठनों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य द्वारा किया जाता है, नहीं राज्य द्वारा इनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति समय समय पर किया जाता है। कुछ स्वैच्छिक संगठनों ने वित्तीय अनुदानों का कुशलतम उपयोग करके समाज के विकास में योगदान दिया। यानी कुछ जो एनजीओ हैं जैसे अक्षय पात्र फाउंडेशन हो गया, ठीक है, नाज फाउंडेशन हो गया, मतलब बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन है, बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जिन्होंने जो पैसा इनको प्राप्त होता है उसका बहुत अच्छे से उपयोग किया है, बेहतरीन तरीके से, और समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लेकिन स्वैच्छिक संगठनों की इस प्रवृत्ति को परिवर्तित करना होगा, यानी सरकार से पैसा जो प्राप्त होता है केवल उसी पर निर्भर इनको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इन संगठनों को पूर्णतः शासकीय अनुदान पर आश्रित ना होकर भी स्वयं भी धन अर्जन करने के लिए
प्रयासरत रहना चाहिए। यानी जो सरकार से पैसा प्राप्त होता है उससे उनका कुशलतम उपयोग करके बहुत सारे संगठनों ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इनको सरकार के ऊपर ही केवल निर्भर नहीं रहना चाहिए, अपने मन से भी कुछ धन अर्जन करना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। विदेशों से प्राप्त धन के दुरुपयोग को देखते हुए सरकार द्वारा लगभग 20,000 के लगभग एनजीओ को प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी हुआ ये था, जो विदेशों से पैसा प्राप्त होता है, इसमें सबसे बड़ी विवादित बात ये होती है कि विदेशों से पैसा किस लिए मिलता है। विदेश में ज़्यादातर जो बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे काम के लिए पैसा देते हैं, लेकिन बहुत सारे जो लोग होते हैं हमारे देश को पीछे करना चाहते हैं। तो अगर हमारे देश में कोई विकास परियोजना चल रही, कोई इंडस्ट्री लगना चाहती है, तो यहाँ पे कोई पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाला एनजीओ होगा, उसको पैसा दे देंगे कि इनके देश में ये इंडस्ट्री, मान लो चाइना है, वो क्या करेगा, सोचेगा हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री आ जाए। वो आई है, मान लो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, औद्योगिकपति हैं, वो इंडिया में आए हैं, तो इंडिया में विरोध प्रदर्शन चालू करवा दिया उसी एनजीओ के माध्यम से, जनता को वो करके, तो उन हमारे यहाँ पे नहीं आई, जो फैक्ट्री थी वो चाइना चली गई, तो चाइना को फायदा। तो ऐसे होता है कि कभी कभी इनका दुरुपयोग होता है, जो पैसा होता है इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होता है। वहाँ से पैसा भी प्राप्त हो गया, उसका सही से उपयोग नहीं, मतलब वहाँ से तो विदेशों से अच्छे काम के लिए प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उसका दुरुपयोग हो गया, उसको गलत तरीके से खर्चा कर लिया एनजीओ ने, या फिर विदेशों से ही उनको गलत उद्देश्य के लिए दिया गया। तो इसके लिए ये बड़ी समस्या वाली बात है तो अच्छी चीज़, लेकिन इसको मतलब कि इसमें रेगुलेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो विदेशों से प्राप्त धन के दुरुपयोग को देखते हुए, यानी विदेशों से जो पैसा प्राप्त हो रहा था उसको दुरुपयोग हो रहा था, उसको देखते हुए सरकार ने लगभग 20,000 के लगभग एनजीओ को प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है। गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए जा रहे सामाजिक विकास के कार्यों के निर्बाध संचालन के लिए वित्तीय अनुदानों की प्राप्ति आवश्यक होती है। यानी निर्बाध रूप से, और अगर ये संचालन करते रहें विकास के काम, उसके लिए वित्तीय अनुदान बहुत जरूरी है। लेकिन इनके द्वारा धन के उपयोग का वार्षिक लेखांकन किया जाना भी अपेक्षित है। इनके लिए किया जाना चाहिए कि जो पैसा प्राप्त होता है उसका अकाउंट मेंटेन रखें, पूरा पैसा बताएं कि कहाँ कितना खर्चा हुआ है। नए नियमों के अनुसार सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक वित्त पोषित, यानी सरकार अगर कुछ पैसा दे रही है, पूरी तरह से किसी एनजीओ को पैसा दे रही है, यानी नए नियमों के अनुसार सरकार द्वारा पूर्णतः या आंशिक वित्त पोषित गैर सरकारी संगठनों के अधिकारियों को लोकपाल अधिनियम के दायरे में लाकर लोक सेवक माना गया है। यानी अब सरकार क्या कर रही है, जो इस तरह के एनजीओ हैं उनको, जो भी एनजीओ हैं उनको लोकपाल अधिनियम के अंतर्गत क्या रहा है, एक लोक सेवक माना जा रहा है। इससे क्या होगा, वित्तीय अनियमितता पर रोक लग सकती है।